स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, यद्यपि थोड़ी देर हो गई। आप समझ सकते हैं मेरी व्यस्तता है, मेरे पेड मेंबर और सारी जो इंटरव्यू वगैरह चल रही है हमारे चैनल पे उस पर भी प्रतिबद्धित है। बहरहाल आइए जीडी से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और आप अपने को आकलित करते हुए चलिए। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि प्रैक्टिस सेट है और आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सारे यूनिट को कवर करते हुए बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त होने में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान मिला है? विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन बीइंग एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री? दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके समय को बचाने के लिए मैंने कभी ऑप्शन नहीं पढ़ा है, आप अपना पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो सही जवाब है वह है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ये बात समझ लें कि हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड आल्सो स्मोक फ्री स्टेट। दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड ड्यू टू द उज्ज्वला स्कीम एंड गृहिणी सुविधा योजना बाय सेंटर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? हम आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बात सदैव अपने दिमाग में रखें कि सारे पैटर्न से आप अवगत होते चले और एक करंट इवेंट्स के प्रश्न है और एक करंट इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यद्यपि 5-6 प्रश्नों को मैं सम्मिलित करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयोग 7 से 8 प्रश्नों को रखता है और 30 प्रश्नों में 7 से 8 प्रश्नों का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ये मार्क्स उत्पन्न कर देता है, बहुत बड़ा ही अंतर उत्पन्न कर देता है। और आप इसको सदैव से अपने दिमाग में रखिएगा। करंट अफेयर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। नाउ सी द क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा निर्मित सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है कौन है? विच इज द सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय डीआरडीओ which is capable of changing direction in the air? दोस्तों यह है प्रलय जो कि कम दूरी की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज और जो है वह है 350 से 500 किलोमीटर, जबकि इसकी क्षमता जो है पेलोड की जो क्षमता है वह 500 से 1000 किलोमीटर है। इसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न पुनः एक बार इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इनोवेशन की श्रेणी में सम्मिलित एकमात्र विश्वविद्यालय जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डिजिटल इनोवेशन की श्रेणी में सम्मिलित एकमात्र विश्वविद्यालय जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया अवार्ड 2021 से डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये एकमात्र विश्वविद्यालय जो सम्मिलित हुआ था और वह है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है किसको? यह सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य जगत का और ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वह मिला है नीलमणि फूकन को। हम बता दें आपको कि नीलमणि फूकन प्रश्न एक बार आप देख लीजिएगा। द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड आल्सो नोन एज द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2020 हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन टू नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन को इससे पूर्व में भी पद्मश्री और साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। चलिए बढ़ते हुए हम आ गए हैं छठे प्रश्न की तरफ। और एक बात हम आपको बता दें कि जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि मेरा प्रयास है कि सारे यूनिट्स को मैं कवर करते हुए चलूँ और सारे पैटर्नों से आपको अवगत कराते हुए चलूँ, क्योंकि यह जो परीक्षा कराती है जो संस्था वह अपने आप में एक स्टैंडर्ड संस्था है। यह लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा संपन्न कराई जाती है, लिहाजा आपकी तैयारी भी स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि कभी भी किसी भी स्तर पर अगर आपको लगता है कि आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। बस थोड़ी सी राशि अदा करके आप सारी चीज़ों प्राप्त कर सकते हैं जो मैं अपने अन्य बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, जो प्रैक्टिस से, जो टेस्ट सीरीज, जो भी नोट्स मेरे द्वारा दिए जाते हैं, जो बाइलिंगुअल है वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? Where was the world first republic system in the 6th century BC? अब 6th century BC में
जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, हम आपको बता दें कि वह यहाँ पे जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, वैशाली सिचुएटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज बिलीव्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक एंड इज करेंटली एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग स्टडी? हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑप्शन, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय, हम आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने स्टडी करी थी। और वो आया था किसके काल में? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में 629 AD। इसको आप अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा। और हम अब आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड सर्वोदया वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? तो यह यूज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सर्वोदय इज टर्म मीनिंग यूनिवर्सल अपलिफ्ट ऑफ और प्रोग्रेस ऑफ ऑल। द टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय महात्मा गांधी। और हम बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः हिस्ट्री से है और इसमें कह रहा है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। हम आपको बता दें कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन करने का प्रथम प्रयास किया था और वो किया था 5th सेंचुरी में। द एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड इन द 5th सेंचुरी बाय अजातशत्रु किंग ऑफ मगध। हिज सन उदयन मेड द कैपिटल ऑफ मगधा। तो यह जो है उदयन के साथ आप जा सकते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगला प्रश्न आप देखें, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। अलबरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलबरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? दोस्तों हम बता दें, अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह बातें अलबरू ने कही थी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न को आप देखें, जबकि हम बढ़ते हुए अब आ गए हैं साइंस की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेविंग ऑफ रॉ फ्रूट्स? यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें एथिलीन जो है, एथिलीन के साथ आप जा सकते हैं। यह जो गैस है वह कच्चे फलों को कृत्रिम से पकाने के काम आती है। एथिलीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? अब यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, इसमें कह रहा है कि ड्यू टू विच ऑफ ऑयल राइजेज इन द लाइट ऑफ ऑयल लैम्प। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कैपिलरी एक्शन। द करेक्ट आंसर इज कैपिलरी एक्शन। द ऑयल इन द विक of an oil lamp rises up due to capillary reaction. This effect is due to surface tension of liquids. तो अब यहाँ पर कैपिलरी एक्शन जो है वह किसके कारण होता है? आप समझ सकते हैं केशिका क्रिया के कारण कैपिलरी एक्शन। दोस्तों 13वां प्रश्न आप देखें, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें हम आपको बता दें कि कंडक्टर जो सबसे बेहतर है वह है सिल्वर। सिल्वर के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, तेजाबी वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट? अब यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। इस एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिंग्स व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, एक बार पुनः साइंस से है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा प्रयास है कि मैं सारी यूनिट को कवर करूं और जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिटेड हो सके और मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो सके। सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जैसा कि मैंने बताया। आप हमसे जुड़ करके, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी राशि अदा करनी होगी और फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन आप इन पैटर्नों से अवगत हो। और देखें, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां निकाल ली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? अगर नहीं निकल पाती हैं तो किसके कारण जहर फैल जाएगा? तो वह फैल जाएगा लेड के कारण, शीशे के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, शीशा इसका
सही जवाब होगा। और एक बार पुनः हम आ गए हैं जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसके तरफ, और उसके प्रश्न उससे संबंधित 4 से 5 प्रश्नों को आप देखें। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सजेस्टेड बाय होम रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक सेंटर स्टेट फिक्सल रिलेशंस। तो यह किया जाता है किसके द्वारा? यह किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह क्या करता है? मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन एंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट देमसेल्फ। तो यह हो गया आपका इसका सही जवाब, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो क्या कहलाता है? द करेंसी हुज डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई इन द वर्ल्ड मार्केट इज कॉल्ड। और यह कहलाता है दुर्लभ मुद्रा, हार्ड मनी। हार्ड मनी के साथ आप जा सकते हैं बिकॉज दिस इज यूज्ड by the government and widely accepted around the world। तो हार्ड मुद्रा यहाँ पे सही जवाब हुआ। यह एक स्टेबल एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। अगले प्रश्न को आप देखें, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती पेटीएम सेवा प्रारंभ की थी? दोस्तों यह जो है विच कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड मोबाइल एटीएम सर्विस? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसने जो है चलती फिरती मोबाइल सेवा 2002 में स्टार्ट करी थी। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा अगेंस्ट होम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा? दोस्तों हम आपको बता दें यह हुआ था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के साथ। जीवी मावलंकर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आप देखें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? द एलिमेंट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू। इसमें हम यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें यह संबंधित है 1917 की रूसी क्रांति से। 17 का यहाँ 20 का बी सही जवाब हुआ। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? हम आपको बता दें यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अफ्रीका की लाइफलाइन इसको बोला जाता है। और इजिप्ट इसे तो हम नील नदी का वरदान भी मानते हैं। तो इसका जो सोर्स है वह है लेक विक्टोरिया। और यह महत्वपूर्ण नदी है। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? वो अमेजन बेसिन में जो वर्षा वन है, जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित अमेजन बेसिन में जो वनों का जो डेंस है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के वनों को हम विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सेलवाज के रूप में इनको जाना जाता है। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बॉब एलमंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ टीयर्स। दोस्तों इतने खतरे हैं इसको पार करने में कि इसको हम बॉब एलमंड के नाम से जानते थे, इसको हम गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से जानते थे। और यह हो गया सी आपका सही जवाब। और हम बढ़ते हुए आ गए 24वें प्रश्न की तरफ। और 24वां प्रश्न एक बार आप देखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मुंबई हाई निम्न से किससे संबंधित है? मुंबई हाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह दोस्तों संबंधित है डी, आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और यह संबंधित है ऑयल फील्ड से। तो ऑयल फील्ड इसका सही जवाब है। ऑयल फील्ड और नेचुरल गैस से, यानी कि खनिज तेलों प्राकृतिक गैस जो समुद्र से निकाले जाते हैं। तो यह हो गया सही जवाब। और हम आ गए 25वें प्रश्न की तरफ। और 25वां प्रश्न एक बार पूरा महत्वपूर्ण है। जब भी भारत में ज्वालामुखी की बात आती है
एशिया में ज्वालामुखी की बात आती है, सक्रिय ज्वालामुखी की बात आती है तो आप वेरन आइलैंड की तरफ जाते हैं और वो भी अंडमान निकोबार में है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारकोंडम द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है क्या है। दोस्तों यह भी ज्वालामुखी है, लेकिन यह ओसेनिक आइलैंड ऑफ वोल्केनिक, और यह कहाँ पे है, यह अंडमान निकोबार में ही है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन यह जो है वह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसको आप अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा, बीज का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये करंट अफेयर से है कि ई बस सेवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है। और तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, चार ऑप्शन यहाँ पर देखें और सही जवाब होगा द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग लॉन्च द ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कॉलेक्शन। तो यह देख लीजिए आप, नीति आयोग इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आगे 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमने सारे सिलेबस को कवर किया है और इसमें जो 27वां प्रश्न आप देख रहे हैं यह संबंधित है आपके मैथमेटिक्स से। और इस प्रश्न को देखें कि 65 छात्रों की कक्षा में चमन बाएं से 42वां है, यदि अमन चमन के बाएं 8वां है तो अमन का दाएं से क्या स्थान होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, चमन का बाएं से स्थान 42वां है और अमन का बाएं से स्थान 42 - 8 यानी कि 34वां है। तो इस स्थिति में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुल छात्र माइनस बाई स्थिति +1, तो 65 - 34 +1 अगर आप करेंगे तो 31 + 1 होगा, यानी कि 32वां स्थान होगा। तो 32वें स्थान यानी कि ए के साथ आप जा सकते हैं। ए इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है यदि किसी संख्या के 4 गुने में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम 57 आता है, तो संख्या है। दोस्तों इसको आप देखें, इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको इस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आप पाएंगे कि माना कि संख्या x है तो 4x + 21 यानी कि 57, तो 4x = 57 - 20 = 36, x = 36/4 एंड आंसर विल बी 9। इसको हम अपने लेयर में बता देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। 9 के साथ आप जा सकते हैं, 9 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो यहाँ पर 29वां प्रश्न है, जिसको कि मैंने यहाँ आपके लिए सम्मिलित किया है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। दोस्तों 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो 50 संख्याओं का योग, तो 50 × 30 = 1900, और निकाली गई संख्याओं का योग बराबर 45 + 55 यानी कि 100, और शेष संख्याओं का औसत अगर आप निकालते हैं तो 1900 - 100 / 48, इसका आंसर जो होगा 1800 / 48 यानी कि 37.5 इसका सही जवाब होगा। अंतिम प्रश्न आप देखें, 30वां प्रश्न है, और वह प्रश्न यहाँ पर देखें जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने आपके लिए सम्मिलित किया है कि 5000 का 4% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है वह कितना होगा। आप इसको इससे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ये 400 रुपये, और 400 रुपये के साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।